हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये अगली क्लास कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेसिडेंट को। इससे पहले की क्लासेस में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रो पार्ट जान रहे हैं। आज हम प्रेसिडेंट को पढ़ते समय काफ़ी सारे एमसीक्यू करेंगे और उसके थ्योरी पार्ट को देखेंगे। मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि प्रेसिडेंट कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, क्या काम था, क्या ज़रूरतें थी, कैसे उसका इलेक्शन होता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, इन सब बातों में, और कैसे उसको हटाया जाता है या क्या प्रोसेस पे बात करेंगे। पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, है ना, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस में आप किसी भी एग्जाम की, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या आप उत्तराखंड के यूके पीएससी के लिए, आप यूके ट्रिपल एससी, या आप समूह गा की अगर तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये एक फोटो है जिसमें रामनाथ कोविंद जी आपको दिखाई देंगे जो भारत के राष्ट्रपति हैं। और ये राष्ट्रपति की फोटो है हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। क्या आप जानते हैं कि रामनाथ कोविंद जो हैं वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से ये आते हैं? या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपसे स्टेट पूछ रहा हूं। रामनाथ कोविंद जी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं, और जबकि राजेंद्र प्रसाद पहले नंबर के। तो आपको बताना है कि इनका स्टेट कौन सा होगा, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो स्टेट है वो है बिहार। मतलब ओरिजिनली ये बिहार से बिलोंग करते थे। आपने गांधी जी के टाइम में चंपारण सत्याग्रह का जिक्र सुना होगा, तो वहां पर राजेंद्र प्रसाद जी का भी जिक्र आता है। रामनाथ कोविंद जी की बात है तो ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताता जाऊंगा कि रामनाथ कोविंद जी भारत के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप भी ये बता सकते हैं। ठीक है, हम इस वीडियो लेक्चर में भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, ओथ, शर्तें, निर्वाचन, निर्वाचक मंडल, शपथ, पदावधि, इन सब चीजों में बात करेंगे। अगर मैं बात कर लूं तो भारत के राष्ट्रपति का जो मॉडल, यानी कि जो हमने कॉन्सेप्ट था, वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूएस से हमने अडॉप्ट किया भारत का राष्ट्रपति, या भारत के राष्ट्रपति के लिए उसका चुनाव की विधि वगैरह क्या होनी है, उसका पोस्ट वगैरह क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने कुछ चीज़ें आयरलैंड से लेने की जो विधि है, जो सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, उसको हम देखेंगे। कुछ छोटी मगर मोटी बातें समझते हैं। जब हम भारत का संविधान पढ़ रहे होते हैं तो हम भाग पढ़ते हैं, है ना। अब तक मैं आपको सारे भाग लगभग ओवरव्यू एक ग्लैंस में बता चुका हूं। अब हम बात कर रहे हैं भाग 5 की। ठीक है, भाग 5 में हम संघ की कार्यपालिका को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? संघ की कार्यपालिका को, यानी कि हम यूनियन की एग्जीक्यूटिव को पढ़ते हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका में कौन लोग शामिल हैं। तो देखो, अनुच्छेद 58 से लेकर के और 78 तक हम संघ की कार्यपालिका की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। ठीक है, किसी भी देश के अंदर एग्जीक्यूटिव जो जुडिशरी है ना, और जो विधायिका है यानी कि जो लेजिस्लेचर है, मतलब अगर आप इसे ऐसे समझें कि एग्जीक्यूटिव एक चीज होती है, एक चीज लेजिस्लेचर होती है, और एक चीज होती है जुडिशरी। कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, और होती है न्यायपालिका। ठीक है, संघ की कार्यपालिका पे जब हम आते हैं तो भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल, और महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, इतनी बात आ रही है आपको समझ में? क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब कुछ छोटी बातें हैं मगर समझना। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। कभी कभी इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बताता हुआ चलूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। देखिएगा, कहा निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ये सवाल है। आप हम राष्ट्रपति ही पढ़ रहे हैं तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है कि आप भारत के राष्ट्रपति को यहां पर समझ लें कि ये इसका आंसर है, क्योंकि गणतंत्र की बात है। भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, और गणतंत्र रिपब्लिक का मतलब ही क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है जिसका देश का सर्व प्रमुख व्यक्ति, जो सबसे ऊपरी पोस्ट पर हो, उसका इलेक्शन किया गया हो, वो वंश के आधार पर ना हो। इलेक्शन कैसे हो? या तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट उसका
इनडायरेक्ट इलेक्शन उसका किया गया हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इस सीरीज का फायदा यही है कि मैं आपको इसमें एमसीक्यू भी कराऊंगा और थ्योरी के साथ साथ आपके डाउट भी क्लियर करूंगा। ठीक है, देखिएगा, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। मतलब देखिए, मैंने आपको कहा कि जो संघ की कार्यपालिका है ये अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो है आर्टिकल 52 से 78 तक है। ठीक है, उसमें राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसके बारे में बात की जा रही है। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्तियां किस में होंगी? राष्ट्रपति में होंगी, ये बात बताई गई है। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? आगे चलते हैं। देखिए, अब हमने जो बातें अभी तक सीखी का कार्यपालिका का प्रमुख हमारा राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, तो आखिर हमारे देश का राष्ट्रपति कौन होगा, ये सवाल पूछा गया। जब बोला गया कि कौन होगा तो बोला गया भाई जो भी व्यक्ति जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए कुछ योग्यता बता दो। तो बोला देखो ये वाली जो जरूरी है आवश्यकता है ये जरूर होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति बनने जा रहा है वह क्या हो? मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अब देखिए, अगर यहीं पर हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, है ना, मेरी बात ध्यान से समझना, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमें बोलना होगा जन्म से। कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका में ऐसा होता है कि वहां पर वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन पाएगा जिसको वहां पर नागरिकता मिली है जन्म से। भारत के मामले में यह नागरिकता कैसे हो सकती है? भारत में नागरिकता पाने के कई तरीके हैं, 5 तरीकों हैं मेनली। 5 तरीकों में से एक तरीका रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी है, रहने के माध्यम से भी है। तो आप उस तरीके से भी अगर नागरिकता ले लें तो आप भारत के राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। अगला बात आती है, बोला 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अब देखो, मेरी कुछ बात जरा ध्यान देना कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। कुछ एज क्राइटेरिया होता है 21, 25 का, 30 का और 35 का। ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है, यानी कि ग्राम का मामला हो या आप इसको ले लो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मामला हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, आप इसे एमएलए कहिए, एमएलए कहिए विधानसभा में, ठीक है, और एमपी कहिए लोकसभा में। ठीक है, ये आप कहेंगे यहाँ पर विधान परिषद का मामला है और आप कहेंगे कि राज्यसभा का मामला है। 35 में प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, ये इनकी मिनिमम एज है। मतलब आपको ये एज क्राइटेरिया हमेशा याद रखना है। क्या बोला? 21 साल ग्राम पंचायतें, 25 साल एमएलए और 30 साल विधान परिषद, जो विधान परिषद है 6 राज्यों में है भारत में, और राज्यसभा। कम से कम आप राज्यसभा तो याद रख ही लेना कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए 30 साल की एज चाहिए। फिर है 35, बोला प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए चाहिए। तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता रखता होगा। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, मतलब ऐसा व्यक्ति हो जो लोकसभा का मेंबर भी बन पाए। देखिए, लोकसभा का मेंबर बन पाए, ये वाली बात लिखने का मकसद ये था कि जो बाकी अन्य बातें हैं ना हिडन, कि दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से बीमार ना हो, है ना, मेंटली मतलब स्ट्रांग हो और लगभग थोड़ा सा जागरूक हो, तो ये बातें यहाँ पर इसमें लिख दी गई इस तरीके से समझाने के लिए कि वह लोकसभा का सदस्य हो। बाकी चीजें लिखना जरूरी नहीं समझा, एक ही स्टेटमेंट में बाकी सारी क्लियर कर दी गई कि लोगों का भरोसा उस पे हो, लोकसभा में वही व्यक्ति जाएगा। अगली लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो है लाभ का पद, यानी कि देखिए इसको इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। क्या कहा जाता है? पोस्ट ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। अब जब सवाल आया कि भाई लाभ का पद बताइए कि लाभ का पद क्या है, मतलब लाभ के पद पर ना हो ऐसा संविधान में बोला, तो संविधान बताना चाहता था कि बता देंगे लाभ का पद क्या है, पर उसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो बात आगे चली तो देखिए कैसे उसको एक्सप्लेन किया गया, संसद के पास ये मामला पहुंचा, क्योंकि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन के मामले में कोई भी बात होगी तो कहीं ना कहीं संसद एक उत्तरदायी संस्था के तौर पर काम करेगी। ठीक है, राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ अथवा राज्य के मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। मतलब देखो, हमें ये तो नहीं पता था कि कौन कौन से लाभ के पद पर शामिल हो जाएंगे, तो संसद ने क्या करा, कुछ पोस्टों के नाम लिखे, बोला प्रेसिडेंट है, बोला वाइस प्रेसिडेंट है, बोला गवर्नर है, और बोला आपका यूनियन का कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, मंत्री परिषद का सदस्य है, मतलब है ना, या राज्य का मंत्री परिषद का सदस्य है, बोला इनको लाभ के पद पर नहीं माना जाता। आपसे इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा। इसमें एक चीज और ऐड कर लें आप, क्या ऐड कर लेंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी।
ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और महान्यायवादी भी जो है वो लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। आप जानते होंगे कि महान्यायवादी को एक केंद्रीय मंत्री, संघ मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो ये बातें आपको समझ आई होंगी। एज क्राइटेरिया जरूरी है, लाभ के पद पे फोकस रखना है। देखिए, अगर ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए, है ना, ये थोड़ा मिटाते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए जो ये सारी क्राइटेरिया पूरा कर रहा हो, तो क्या किया जाएगा भाई, वो अब उम्मीदवार बनने योग्य है। अब वो उम्मीदवार बनने योग्य है तो वो क्या करेगा, वो करेगा अपना नामांकन। ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, आप हो, है ना, आपके पड़ोसी हैं, चाचा जी हैं, मामा जी हैं, फूफा जी हैं, वो मान लीजिए ये सारी शर्तें पूरी करते हैं, भारत के नागरिक हो गए, 35 साल हो गया, लोकसभा में मेंबर बन सकते हैं, लाभ के पद पर नहीं है, तो वे नामांकन कर सकते हैं। किसके लिए? राष्ट्रपति पद के लिए। अब नामांकन कर देंगे तो देखिए उनको कोई तो चाहिए होगा ना, नामांकन कर दिया तो चुनाव लड़ेंगे। ये तो कैंडिडेट हो गया, मतलब ये तो उम्मीदवार हो गया। तो उम्मीदवार हो गया तो बोला जाए तो उम्मीदवार को वोट कौन देगा, मतलब मतदाता कौन होगा, ये सवाल बनता है। मतदाता कौन होगा तो ये मैं आपको बताऊंगा, आगे चलते हैं, आपको समझने में आसानी होगी, समझेगा। मतदाता कौन होगा, है ना, मतलब वोटर्स कौन होंगे। अब देखिए वोटर्स कौन होंगे, मतदाता कौन होगा, तो इसके लिए जो शब्द राष्ट्रपति का, क्योंकि मामला राष्ट्रपति का है, भारत के सर्वोच्च पोस्ट की बात है, तो मेरी बात समझना, इसको बोला जाता है निर्वाचक गण, यहां पर लिखा हुआ है, इसी को आप कह सकते हैं निर्वाचक मंडल। क्या कह सकते हैं आप? निर्वाचक मंडल कह सकते हैं। मेरी बात समझना, इसे आप कॉलेजियम, इसे आप नहीं, कॉलेजियम नहीं, इसे आप कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज और हिंदी में कहते हैं निर्वाचक मंडल। अगर ये शब्दावली आपको नहीं समझ आए तो ऐसे समझिए, जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं, मतदाता, है ना, मैं लिख रहा हूं ना, मतदाता, वोटर्स लिख रहा हूं मैं, ये बात आपको थोड़ी समझ आएगी। इलेक्टोरल कॉलेज, ये कॉलेज में कौन लोग होंगे, मतलब निर्वाचक मंडल में वो लोग होंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, वोट करेंगे। अब सवाल कुछ यही तरीके का था, तो मैं उसको क्वेश्चन के माध्यम से ले आया हूं। सवाल पूछा गया है, देखिए ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं है। नहीं है मतलब एक चुनना है, तो हम उसको चुनेंगे और बाकियों को आपको समझ जाना है। देखो कैसे बोला, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित। आंसर जल्दी आपको बता देंगे, यही आंसर है, समझिएगा, बिल्कुल एकदम लाइव समझो इसको, कि राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो हैं वे राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बात समझ आ रही है आपको? ये नहीं करते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लोकसभा के लोग, राज्यसभा के और राज्यों की विधानसभा के कौन लोग, दोबारा ध्यान देना, निर्वाचित लोग जो हैं, निर्वाचित जो मेंबर हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? राष्ट्रपति के इलेक्शन में, है ना। थोड़ा सही से करते हैं, इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं और चीजों को समझना। ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस क्वेश्चन को यहां से इस तरीके से खत्म किया जाए और आप समझ जाएंगे अभी चीजों को। ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब मैंने क्वेश्चन बदला और मैंने कहा ये 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये लोग कौन है? तो जो निर्वाचक मंडल मैंने लिखा था ना, वही हैं ये लोग। निर्वाचक मंडल में ये लोग आ गए हैं, निर्वाचक मंडल में, इलेक्टोरल कॉलेज में ये लोग आ गए। बोला निर्वाचित, देखो आपको ये टर्म याद रखनी है कि यहां पर निर्वाचित मेंबर होंगे। निर्वाचित मतलब हुआ इलेक्टेड मेंबर्स। कौन है ये? इलेक्टेड है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए अगर लोकसभा की बात करें तो ठीक 2019 से पहले, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं लोकसभा की। देखिए 2019 से पहले होता ये था कि लोकसभा की जो टोटल संख्या थी वो थी 545। इलेक्टेड लोग मतलब जिनको चुना गया था वो थे 543। 2019 की बात कर रहा हूं, ये सिनेरियो अभी बदल गया है, ठीक है। और 2 लोग होते थे नॉमिनेटेड। आप समझ रहे हैं? इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 545 आ जाएगा। नॉमिनेट का मतलब है मनोनीत सदस्य। तो ये 2019 के हिसाब से बिल्कुल ठीक था, लेकिन 2019 के बाद 104 अमेंडमेंट कर करके इसे बदल दिया गया है, ठीक है। संविधान में बदल दिया गया। क्या कहा गया? संविधान में कहा गया कि अब हमें नॉमिनेटेड लोगों की जरूरत लोकसभा में नहीं है। ये नॉमिनेटेड लोग कभी बताएंगे आगे, जब हम राष्ट्रपति करेंगे तो आपको भविष्य में बताएंगे कि
राष्ट्रपति को जो अपॉइंटमेंट की शक्ति है उसी में से एक शक्ति होती है मनोनयन की, नॉमिनेशन की, है ना, अपॉइंटमेंट मतलब कि जो पावर्स है उसमें मनोनीत की एक शक्ति होती है। एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था और अब नहीं किया जाएगा, लेकिन 543 और 2 लोग नॉमिनेटेड, तो जो लोग नॉमिनेटेड होते थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता था राष्ट्रपति के इलेक्शन में। आ रही है इतनी बात समझ में? अब समझो राज्यसभा का ये वाला मामला, थोड़ा ध्यान से समझना, आगे पूरी संसद बाकी है, वहां पर आपको पूरा समझाया जाएगा। राज्यसभा में जो टोटल संख्या होती थी वो है 245 होती थी, मतलब होती है 245, ठीक है। इसमें कौन लोग होते हैं तो और प्यार से समझिए, इलेक्टेड लोग हैं और बाकी हैं मनोनीत। हिंदी में ही लिख ले रहे हैं, आप समझ जाइएगा कि हम कह रहे हैं नॉमिनेटेड, ठीक है। राज्यसभा 245, इलेक्टेड लोगों की संख्या 233 और मनोनीत लोगों की संख्या 12। आपको ये बड़े आराम से समझ आया होगा, इसको जोड़िएगा 245 आएगा। मनोनीत की बात है, बहुत आराम से देखिए, मनोनीत की बात है तो मनोनीत कौन करते हैं? इनको किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड या मनोनीत। ये 12 लोग हैं। इसका मतलब राज्यसभा में 2 तरह के लोग बैठ रहे हैं, एक वो जिनका निर्वाचन हुआ, एक वो मनोनीत हुए और मनोनीत किया प्रेसिडेंट ने। ऐसा माना गया कि राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च पद है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भेदभावपूर्ण प्रणाली आ जाए अगर हम मनोनीत लोगों को वोटर्स रख लेंगे। सामान्य बात समझना कि राष्ट्रपति ही मनोनीत लोगों को रखेगा। जब राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति व्यक्ति होगा, आज उसने मनोनयन कर करके 12 लोगों को या धीरे धीरे कर करके 12 लोगों को राज्यसभा में जगह दे दी, भविष्य में उसका इलेक्शन हुआ और दोबारा वो इलेक्शन में उम्मीदवार हुआ, वही व्यक्ति जो पहले उम्मीदवार था, है ना, जो प्रेसिडेंट हो गया था, और प्रेसिडेंट होने के बाद उसने 12 लोगों का मनोनयन किया, नॉमिनेशन किया। अब वो दोबारा प्रेसिडेंट हो रहा है, कैंडिडेट लड़ रहा है। अब वो 12 लोग, हो सकता है ऐसा माना गया कि वो इस इन्फ्लुएंस में रहेंगे कि इस व्यक्ति ने हमें कभी मनोनीत किया था, अब हम पुनः इसी को वोट दे दें। इस प्रोसेस से बचने के लिए, इस पक्षपातपूर्ण तर्क से बचने के लिए संविधान सभा ने कहा कि केवल इलेक्टेड लोगों को जिम्मा दे दिया जाए। इलेक्टेड लोग होने चाहिए, इलेक्टेड लोग होते हैं बाय द पीपल, ठीक है, लोकसभा के मामले में। और राज्यसभा में जो इलेक्शन किया जाता है वो किया जाता है विधानसभा द्वारा, ठीक है। मतलब वो इलेक्टेड तो है ही, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, लेकिन क्या है, निर्वाचित। तो आपको ये शब्द ध्यान देना है, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल एकदम इस आंसर क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि हमने इस पे ये भी हटा दिया है। अगर ये हटा दें तो आंसर ये तीनों हैं, ये और ये रख ले तो आंसर ये भी। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? विधानसभाओं का मामला है तो विधानसभाओं में भी राज्यपाल द्वारा, विधानसभा में राज्यपाल द्वारा, आप समझिएगा मैं बात कर रहा हूं विधानसभा की, कहां की बात कर रहा हूं, विधानसभा की। राज्यपाल द्वारा एक व्यक्ति को क्या किया जाता था? एंग्लो इंडियन के तौर पे मनोनीत किया जाता था। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? मनोनीत किया जाता था। तो राज्यपाल को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, तो माना गया कि ये भी पक्षपात हो सकता है भाई, तो बोला यहां पर भी निर्वाचित ही रखो, मनोनीत नहीं होगा। तो ये निर्वाचक मंडल बन गया। किसका निर्वाचक मंडल? राष्ट्रपति का, जो उम्मीदवार हुआ कि भारत का नागरिक होगा, 35 साल की आयु पूरी कर जाएगा, लोकसभा के लायक होगा और लाभ के पद पर, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास एक उम्मीदवार तैयार है जिसकी एज 35 साल है, भारत का नागरिक है। धीरे से समझाऊंगा, आप समझिएगा कि आपको ये याद ही हो जाए, ऐसा ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। अब हम जब राष्ट्रपति के चुनाव प्रोसेस पे आते हैं, भाई हमें उम्मीदवार मिल गया, वोट देने वाले लोग मिल गए, अब क्या करवाना है? अब उसका इलेक्शन ही तो करवाना है, क्योंकि हमें एक राष्ट्रपति चाहिए। समझिएगा, प्रोपोर्शनल मेथड यूज होता है, रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल मेथड, है ना, लगभग बराबर मामला होता है राज्य विधानसभाओं से। वो वहां की जनसंख्या के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के लोग इसमें, निर्वाचित लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बोला इसके अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान होता है। बात बिल्कुल सही है, गुप्त करना पड़ेगा मतदान, दूसरे को पता ना चले। और बोला ये एकल संक्रमणीय क्या है? भयानक शब्द लगता है कि एकल संक्रमणीय या सिंगल, इसको इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। बोला अगर राष्ट्रपति बनाना है किसी उम्मीदवार को, तो बोला किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना पड़ता है। इसका मतलब कोटा सिस्टम होगा भैया राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव एक आम चुनाव नहीं है, ये एक विशेष चुनाव है और देश के लिए एक सम्मान की बात है। आप समझिएगा बात को।
अब आते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव के प्रोसेस हैं क्या, मतलब इलेक्शन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है। अगर सवाल ये हो तो आज आप समझोगे और आपको हमेशा समझ आएगा कि इलेक्शन होता कैसे है। भारत में चुनाव करवाने के दो तरीके हैं, है ना। पोस्ट वैकेंसी के हिसाब से तो आप आराम से समझ लोगे, लेकिन ऐसे समझो कि भारत में जो चुनाव पद्धति अपनाई जाती है उसके लिए है एक सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट। हिंदी में कहते हैं इसको अग्रताही विजेता। क्या कहते हैं? अग्रताही विजेता। इतनी बात आपको समझ आ रही है? अग्रताही विजेता है, क्या मतलब है इसका? बोला जो पहले आएगा वो जीत जाएगा, बात बिल्कुल ठीक है। बोला सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम, बोला एकल संक्रमण या मत प्रणाली। तो पहले समझ लो फर्स्ट पास द पोस्ट, आज समझ जाओगे फिर कभी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे समझो कि कुछ मतदाता हैं, है ना, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम समझेंगे। मतदाता हैं, कितने मतदाता हैं? मान लो 100 मतदाता हैं, वोट देने वाले लोग हैं, और 3 लोग हैं ए, बी और सी। ये कौन है? ये हैं उम्मीदवार, मतलब ये हैं कैंडिडेट। कैंडिडेट हैं ये कौन? ए, बी और सी। अब हुआ क्या कि ए को 30 लोगों ने, बी को 30 लोगों ने और सी को 40 लोगों ने वोट दिया, वोटिंग शेयर आया उसके पास, ऐसा मान लो, ठीक है। माना गया इसमें इलेक्शन में, माना गया, ऐसा कहा गया कि देखिए इस तरीके से कौन चुनाव जीत गया, क्योंकि ए को मिले 30 वोट, बी को मिले 30 और सी को मिले 40, तो चुनाव जीत गया सी। बात बिल्कुल सही है, ये चुनाव जीत जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि 100 में से 30 और 30 60 लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि सी इलेक्शन जीत जाए। वो चाहते थे या तो ए बने या तो बी बने, मतलब एक मेजॉरिटी पार्टी के लोग, मतलब एक मेजॉरिटी लोग जो थे वो चाहते थे सी को पसंद नहीं कर रहे हो, उसे पसंद ए और बी ज्यादा लोगों की पसंद है, ऐसा कहा जा सकता है ना। तो पर फिर भी सी जीत गया, क्योंकि सी को 100 में से तो 40 चाह रहे थे, ए और बी को 60 लोग चाह रहे थे। अगर दोनों का देखा जाए तो सी को तो कोई 60 लोग के करीब सी को पसंद नहीं कर रहे हैं, ये 100 में डिसाइडेड है। लेकिन फिर भी कौन जीत गया? सी में। तो ऐसे ही इलेक्शन होते हैं। आप एमएलए का इलेक्शन देखते हैं, आप लोकसभा के एमपी का इलेक्शन देखते हैं, वो इसी तरीके से होता है ना। आप ग्राम प्रधान का इलेक्शन देखते हैं, वो भी इसी तरीके से होता है। आपको ये ध्यान रखना है। हम जब राष्ट्रपति के इलेक्शन में आए तो हमने बोला कि हम ये वाला सिस्टम तो नहीं अपना सकते। बोला क्यों नहीं अपना सकते? तो बोला देखो हमारे देश का राष्ट्रपति एक ही है, वो पूरे देश का फेवरेट होना चाहिए और कम से कम एक बड़े नंबर का तो फेवरेट होना ही चाहिए। हम ये प्रोसेस नहीं ले सकते हैं। हमने प्रोसेस को चेंज किया और आयरलैंड से ले लिया सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम, क्योंकि देखो इसमें तो कोई व्यक्ति 40% से 40% वोट ले रहा है, ना कि 50%। हमने ये सारी चीजें समझने की कोशिश करी और हमने सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम को अपनाया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बदले। क्या आपको ये बात समझ आई? अग्रताही विजेता, ये वाला क्रम है अग्रताही विजेता के लिए। थोड़ा सा क्लियर करते हैं और अब आपको समझाते हैं सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है। क्योंकि एकल संक्रमण या मत है, संक्रमण मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो वोट ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कैसे होगा इसको समझना। आयरलैंड से हमने ये प्रोसेस को अपने निर्वाचक मंडल को समझा, आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से हमने इसको समझा। अब हम सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम को समझेंगे। देखो ऐसे समझना, पहले आपको कुछ बातें बताते हैं। मान लो इसमें एक उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार, हर जगह 3-3 तो होते ही हैं। हम मान लेते हैं कि इसमें 4 उम्मीदवार हैं। ये जो लाइन है ABCD की, ये 4 उम्मीदवारों की लाइन है। इस तरह से हम मानते हैं कि अब इन्हें कुछ लोग वोट देंगे। थोड़ी चीजों को समझते हैं। अब इनको कुछ लोग वोट देंगे, तो ये कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट हो जाएंगे। आप ऐसे समझो उम्मीदवार को वोट देने वाले लोग हैं P, Q, R, S और T, ठीक है। ये कौन लोग हैं? मैंने आपको बताया कि ये वो लोग हैं जिनको हमने क्या करना है, हमने वोट देना है। ABCD है कैंडिडेट। अब P इसमें होता क्या है एकल संक्रमण या मत में, इसमें जो जो उम्मीदवार होते हैं उनके नाम कुछ इस तरीके से लिखे होते हैं। यह इलेक्शन होता है बैलेट पेपर पर। किस पर होता है? बैलेट पेपर पर होता है। इसमें हर मतदाता को, ये कौन है? ये है मतदाता।
मतलब ये हैं वोटर, ये वाले हैं वोटर, ठीक है। ये लोग जो हैं ये हैं कैंडिडेट, ये मतदाता है पी। इसको ए बी सी डी लोगों को क्या करना है, इसको बांटना है, इनमें वोट देते समय इसको प्रेफरेंस लगानी है, मतलब इसको एक ही वोट देना है, इसका वोट एक ही है लेकिन इसकी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। जैसे पी की प्राथमिकता में मान लेते हैं कि पी ने कहा मैं चाहता हूं कि ए पहले नंबर पे जीत जाए, अगर ए ना जीत पाए तो बी जीत जाए, और बी ना जीत पाए तो सी, और सी ना जीत पाए तो डी। क्यों बिल्कुल अलग सोचता है, क्यों चाहता है कि डी ही पहले जीते, अगर कोई ना जीते मतलब डी जीत जाए, अगर डी ना जीत पाए तो मेरा बी जीत जाए और ए ना, उसके बाद ए जीत जाए, और अगर चलो अब वोट तो देना ही है तो इस व्यक्ति को भी हम वोट देंगे और इसे हम चौथी प्रेफरेंस में रख लेंगे। आर बिल्कुल अलग सोचता है, वो सोचता है बी सबसे कामयाब व्यक्ति है, उसी को जीतना चाहिए, और इस तरीके से वो प्रेफरेंस लगाता चले जाता है, ठीक है। इस तरीके से वो प्रेफरेंस लगाता चले जाता है, ये प्रेफरेंस हो जाती है। ऐसे ही प्रेफरेंस बढ़ती चली जाती है। अब इस प्रेफरेंस में देखा जाता है जब सबसे पहले राउंड 1 की काउंटिंग होती है तो निकाला जाता है कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम निकाला जाता है, गिना जाता है। कोटा सिस्टम निकालने का है कि कुल वैध मत कितने, कुल वैध मत, कुल वैध मत निकालने हैं तो बोला जितने भी कुल वैध मत होंगे उन्हें 1 और प्लस जितनी वैकेंसी है, मतलब जितना पद है, जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन में है 1, इससे डिवाइड कर दो। जैसे हमने मान लिया कि टोटल वैध मत थे 100, कितने थे 100 थे, अब 100 को 2 से डिवाइड करो और प्लस 1 कर दो, इस तरह से आ जाएगा 51। मतलब अगर 2 उम्मीदवार का मामला, एक वैकेंट सीट है राष्ट्रपति के मामले में, तो जीतने वाले उम्मीदवार को जो निश्चित भाग बोला है ना वो कितना हो जाएगा, टोटल वोट का 51% हो जाएगा, और वोटिंग होगी इस तरीके से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। क्या आपको ये समझ आया? अगर समझ आया तो थोड़ा सा समय और लगेगा और आपको मैं इसकी काउंटिंग करके एक बार समझाता हूं कि क्या होगा। मेरी बात ध्यान से समझना फिर से। ए बी सी डी 4 लोग हमने लिए थे और 100 लोगों ने उनको वोट दिया। मान लेते हैं पहली काउंटिंग में बी को 25, सी को 20 और इसको 15 मिल गए, ठीक है। अगर इन्हें जोड़ लिया जाए तो आप कहेंगे कि 40, 45 और 15 60 हो गए, और डी को मिल गए 40, ठीक है। अब इसमें पहले राउंड की काउंटिंग हुई तो हमने तो कहा कि पहले राउंड की काउंटिंग के बाद हमें 51% चाहिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में, जो कि नहीं मिला यहां पर किसी को नहीं मिला है। अब क्या होगा, अब होगी सेकेंड राउंड की काउंटिंग। क्या होगी? सेकेंड राउंड की काउंटिंग होगी। सेकेंड राउंड, द्वितीय चक्र चलेगा, सेकेंड राउंड की काउंटिंग होगी। बस आप यहीं पर समझ जाओ, ये एग्जाम में कोई मैथमेटिकल बनाने के लिए नहीं आएगा, मैं आपकी समझदारी के लिए आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम बता रहा हूं। बोला 100, ए बी सी डी 4 लोग हैं तो क्या किया जाएगा। अब इसी को हमें समझना होगा थोड़ा सा कि हम इसे समझ लें। आप मेरी बात समझना कि आपको ये बात समझ आएगी, ठीक है। ए बी सी डी 4 लोग हैं, जिसको भी सबसे कम वोट मिलेंगे उसको हटा दिया जाएगा। किसको हटा दिया है? सी को हटा दिया है। सी को मिले थे 15 वोट। अब ए बी डी के लिए काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो मेरी बात समझना, जो सी के वोट होंगे ना वो सिंगल ट्रांसफरेबल, बोला ना ट्रांसफर, अब ये ट्रांसफर हो जाएंगे ये 15 वोट। कैसे ट्रांसफर होंगे? देखो 15 लोगों ने, मान लो 15 लोगों ने पहली प्रेफरेंस में सी को रखा होगा, किसी को दूसरी प्रेफरेंस में भी रखा होगा, 15 लोगों ने ही रखा होगा दूसरी प्रेफरेंस में। मान लो दूसरी प्रेफरेंस में 15 में से 10 लोगों ने, 15 में से 10 लोगों ने ए को रखा, दूसरी प्रेफरेंस चल रही है ये। बी को 4 लोगों ने रखा, और डी को एक व्यक्ति ने दूसरी प्रेफरेंस में रखा था। हम दूसरी प्रेफरेंस काउंट करेंगे ना, उसकी दूसरी प्रेफरेंस पे रखा। इस तरीके से क्या हुआ, ये जो 15 वोट थे इसके 10 वोट यहां शिफ्ट हो गए, इसके 4 वोट यहां शिफ्ट हो गए, और डी का 1 वोट यहां मिल गया। क्या अभी भी किसी को 51% मिला? आप कहोगे नहीं मिला। यहां 25 10 अगर जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 41। क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है? आसान है मामला। अब फिर से जिसको इस राउंड में भी सबसे कम वोट मिले होंगे, 24 वोट इसके पास हैं, इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर किस में होगा? ए और बी में। अब यहीं पर समझाने की कोशिश करूंगा, जो ये 4 वोट थे ये दूसरी प्रेफरेंस के वोट थे, बी को मिले हुए। अब इसमें तीसरी प्रेफरेंस भी काउंट होगी बी वाले में। तो मान लो कि ये चारों के चारों लोगों ने तीसरी प्रेफरेंस में किसको रखा था? तो ए को रखा था। तो 4 वोट यहां लगा दूं मैं,
चारों में मैंने मान लिया कि चारों को यहीं रखा है इसलिए, ताकि आसान हो जाए, जल्दी चीजें खत्म हो जाए। ठीक है, अब समझो। फिर ये 20 है तो इसको भी ट्रांसफर करेंगे भाई। अब 20 लोगों में पहली प्रेफरेंस तो बी ही था, पहली प्रेफरेंस तो बी ही था, दूसरी प्रेफरेंस किसकी होगी? तो मान लेते हैं कि दूसरी प्रेफरेंस ए और डी में से किसी की होगी। तो बोला यहां पर हम मान लेते हैं 20 में से 12 इसको और 8 इसको। तो आप देखेंगे 12 यहां रख लो और 8 यहां रख लो, 49 यहां हो जाएगा। और अगर इसको टोटल जोड़ लोगे तो मेरे हिसाब से ये 51 होना चाहिए। 5 4 9 2 11 1 3 4 5 51 हो जाएगा। तो मिल गए ये वोट और ये काउंटिंग चलती रहेगी। इस तरीके से होता है राष्ट्रपति का इलेक्शन, है ना। आपको हो सकता है कि ये बात बड़ी भयानक लगी हो, लेकिन यही सच है कि इसको इसी तरीके से जाना जाता है। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में। अब छोटी सी और बात समझ लो कि ऐसा कब हुआ जब दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। मतलब हिस्ट्री में सेकेंड राउंड काउंटिंग कब करनी पड़ी? तो जरा नाम याद रख लो, वीवी गिरी का मामला है 1969 में। इन्होंने रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी को सेकेंड राउंड काउंटिंग में हराया था। तुम्हें पूरी बात समझ आई होगी कि हमें पहले एक उम्मीदवार चाहिए जिसके पास एक क्वालिफिकेशन हो, और वो क्वालिफिकेशन क्या होती है? वो क्वालिफिकेशन है 35 साल की उम्र हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा में चुने जाने योग्य हो और लाभ के पद पर ना हो। फिर उसके बाद उसका, अब वो व्यक्ति आ गया है तो भाई उसका निर्वाचन करना है। निर्वाचन करने के लिए एक निर्वाचक मंडल चाहिए। बोला लोकसभा के कौन लोग? इलेक्टेड लोग रख लो। ठीक है, राज्यसभा के कौन रख लो? बोला इलेक्टेड। बोला विधानसभा के कौन रख लो? बोला इलेक्टेड मेंबर्स रख लो। ये हो गए उसका निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज। बोला मतदाता हो गए, मतदाता आ गए हैं, अब वोटिंग होगी। बोला वोटिंग कैसे होगी? बोला वोटिंग होगी सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम से, और वो मैंने आपको बता दिया, इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगर तुम्हें आज तक ये समझ नहीं आया है, अगर तुम ध्यान से इसे देख लोगे तो तुम्हें पूरी उम्मीद है मुझे कि तुम्हें बात समझ आएगी। अब जो सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम है वो तैयार है। वोटिंग ऐसे की जाएगी, नॉमिनेशन भरा जा रहा है। नामांकन जब भरा जाता है तो 50 लोग राष्ट्रपति के नॉमिनेशन पर, मतलब जो उम्मीदवार होता है उसके लिए प्रस्तावक का काम करते हैं, प्रपोजर होते हैं। 50 लोग सेकेंडर्स होते हैं, अनुमोदक। ये कौन होते हैं? ये लोग होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज से, निर्वाचक मंडल से। निर्वाचक मंडल क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये बात तुम्हें याद रखनी है। आगे आते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए की जमानत राशि कितनी लगेगी? 15,000 रुपए। क्वेश्चन पूछा जाता है 1/6 भाग ना मिल पाए तो क्या हो जाएगी? जमानत जब्त हो जाएगी। 1997 से पहले ये 2500 रुपए होती थी और अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या 10-10 होती थी। देखो, जिन्हें प्रपोजर और प्रस्तावक, अनुमोदक और प्रस्तावक नहीं समझ आ रहा, ऐसे समझ लो कि ये लोग एक गारंटर की तौर पे हैं। ये चुनाव आयोग और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है ना। थोड़ी स्लाइड आगे चलेगी तो हम इसे थोड़ा सा ले आते हैं। वहां पर थोड़ी सी समस्या ये हो गई है, यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, इसको आगे कर लेते हैं। यहां पर इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन है भारत का इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो है भारत का, वो करवाता है राष्ट्रपति का इलेक्शन। आ रही है बात समझ में? अब देखिए, जितनी भी जानकारी मैंने आपको जो भी जानकारी मैंने आपको दी है उसी के आधार पर हम आगे करेंगे चीजों को और आसानी से समझेंगे। अब मैंने आपको जो निर्वाचक मंडल बताया था, आप में से कई लोग जो पढ़ के बैठे होंगे वो कह रहे होंगे अच्छा मास्टर ने तो थोड़ा गलत कर दिया कि मास्टर एक चीज भूल गया, लेकिन मेरे को आपको ये जानकारी देनी थी, इस वजह से मैंने वो बात अब आपको मैं यहां पर बताऊंगा, है ना। यहां पर मैं आपको वो बात बताऊंगा। जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो और समझना चीजों को कि बोला भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब देखो, विधानसभा की हमने बात करी थी ना, तो भाई विधानसभा के निर्वाचित मेंबर होंगे, इस बारे में कोई दोहराए नहीं है। इस बारे में कोई दोहराई नहीं है कि विधानसभा के कौन लोग होंगे? इलेक्टेड लोग होंगे। लेकिन मेरी बात समझना भाई, केंद्र शासित प्रदेश भी तो होते हैं, यूटीज भी तो
हैं, कितनी यूटीज हैं आज की डेट पे? बोलोगे 8 हैं। 8 हैं तो 3 यूटीज में विधानसभाएं हैं, 3 यूटीज में। कहां कहां पर? बोलोगे दिल्ली में है, पुडुचेरी में है और जम्मू एंड कश्मीर में है। तो जब जम्मू एंड कश्मीर में होगी और वहां पर चुनाव होगा तो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। कौन लोग? इलेक्टेड लोग। ये कब ऐड किया गया? तो देखो, जम्मू कश्मीर का मामला छोड़ दो, 70वें संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के जो केंद्र शासित प्रदेश यूटीज हैं हमारे, वो भी क्या करते हैं? राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आ रही है इतनी बात समझ में? अब एक टेढ़ा क्वेश्चन है, अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो तुम इसे ध्यान से करना, तुम्हें ये चीजें होंगी और चीजें क्लियर हो जाएंगी। बोला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि मतलब मुख्यमंत्री जो होगा वो मतदान नहीं कर सकता। भाई अगर क्या प्रॉब्लम आ जाए जो वो मतदान नहीं कर पाएगा? क्वेश्चन को समझिए। अगर वो स्वयं प्रत्याशी होगा, मतलब खुद कैंडिडेट हो जाए, राज्य के मुख्यमंत्री की बात हो रही है, उस राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। निचले सदन का मतलब यह है कि वो विधानसभा में अपना बहुमत अभी मुख्यमंत्री बना है, उसका बहुमत अभी हुआ नहीं है, बहुमत पेश करने की कगार पे है। बोला, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। ये एक छोटी सी बात है, कुछ लोगों को इसमें समस्या आएगी, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। राज्य में विधानमंडल का उच्च सदन, बस यहीं पर कहानी खत्म। जब राज्य की कार्यपालिका की हम बात करते हैं, आप समझना, राज्य की जो विधायिका होती है, माफ कीजिएगा, राज्य की विधायिका क्या होती है? राज्य की विधायिका। भाई साहब, वो 2 पार्ट में बांट लो। कैसे बांट लो? बोलो, एक को विधानसभा, साथ साथ बोलोगे तो तुम्हें चीजें याद होंगी। क्या होगा? विधानसभा। दूसरा क्या होगा? दूसरा है विधान परिषद। क्या है? दूसरा है विधान परिषद। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जो है ये है अपर हाउस। अपर हाउस, इसी को बोला जाता है उच्च सदन। अपर हाउस किसका? विधान परिषद का। मेरी बात आ रही है इतनी समझ में? आपको दिखाई दे रहा है? चीजें समझ लो, आसान है, आपको दिखाई दे रही होंगी। अब विधान परिषद का अगर वो मेंबर हो, तो हमने तो पढ़ा था ना इलेक्टोरल कॉलेज में, केवल विधानसभा होती है, विधान परिषद जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये तो केवल भारत के 6 राज्यों में है वर्तमान में, तो सभी में तो नहीं है। तो जो दिया जाए वो सबको दिया जाए, आधा अधूरा किसी एक विशेष को ना दिया जाए। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। बाकी बातें आपको भविष्य में समझाई जाएंगी। आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अब रिवीजन होगा तुम्हारा, ध्यान से पढ़िएगा। देखो, क्या आवश्यक नहीं है? जो बातें पढ़ ली हैं वो तो आवश्यक है। बोला, आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। ये वाली बात बोली गई। क्या आवश्यक नहीं है? तो भाई देश का नागरिक आवश्यक है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल। लोकसभा का आयु 35 वर्ष हो, ये तो बात बिल्कुल एकदम सॉलिड है। तो पढ़ा लिखा हो। देखो, अब ये तुम मान रहे हो कि पढ़ा लिखा हो, लेकिन ये बात लिखी नहीं गई है कि पढ़ा लिखा हो, तो यही इसका एकदम परफेक्ट वाला आंसर होगा। ये आंसर इसका होगा, है ना? घबराने का नहीं, यही आंसर इसका होगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या अनुच्छेद तुम्हारे सर में कर देगा दर्द अगर तुमने मेरे आर्टिकल वाली क्लास नहीं पढ़ी है? और एक नई सीरीज लेकर के आऊंगा जिसमें सारे आर्टिकल पढ़ाऊंगा भी और याद भी कराऊंगा। कंटिन्यू बने रहना। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। पुनः निर्वाचन मतलब कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति, भाई राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो सभी चीजें जान लो आज ही। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना है, अगर एक बार बना है तो वो कितनी भी बार बन सकता है, मतलब 2 बार। तो बोला कि जो पुनः निर्वाचन है उसके लिए जो योग्यता है उसकी बात कर रहा है। कौन सा आर्टिकल ऐसा करता है? तो 5, 7, 12 यानी कि 57 हो जाएगा आर्टिकल। ये बात आपको अब ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को हमने उम्मीदवार चुना, एक चुनाव करवाया, निर्वाचक मंडल देख लिया। अगर चुनाव हो जाए, करवा दिया ना चुनाव, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से हो गया चुनाव, उसमें आ गया विवाद, लगा कि डाउटफुल है मामला, तो क्या किया जाएगा? ध्यान से सुनना। कहां पर वो मामला जाएगा? महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को? इसमें कोई नहीं। मान लो कि ऐसा लगा है कि कुछ गड़बड़ी चुनाव में हुई है, तो जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट के उम्मीदवार रहे होंगे ना, जो भी अपोजिशन वाला कैंडिडेट होगा, वो 30 दिन के अंदर शिकायत लेके कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहीं पर इसकी कार्रवाई की जाएगी। 30 दिन के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। 30 दिन के अंदर शिकायत लेके किसे जाना होगा? अपोजिशन वाले व्यक्ति को चुनाव में गड़बड़ी का मामला लेकर के जाना होगा।
भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ध्यान रहिएगा, भारत के राष्ट्रपति अब अपना पोस्ट कर लिया ना, अपॉइंट कर लिया हमने, चुनाव में गड़बड़ी नहीं हुई, अब हम आगे चल रहे हैं, अब हम उनका त्यागपत्र लेंगे। किसको त्यागपत्र देता है? तो देखो, लोकसभा स्पीकर को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, या किसे देगा? तो प्रेसिडेंट देता है अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट देता है प्रेसिडेंट को संबोधित करके टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब राष्ट्रपति को हटाना, एक तो हो गया इस्तीफा, यानी कि वो अपनी पोस्ट खाली कर सकता है इस्तीफा दे करके। दूसरा तरीका क्या है? तो संविधान में भारत के राष्ट्रपति को हटाना है। अगर भारत के राष्ट्रपति को हटाना है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है इम्पीचमेंट। क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इम्पीचमेंट या महाभियोग। महाभियोग लग जाएगा राष्ट्रपति पर। कैसे लगेगा? किस अनुच्छेद में बोला गया? बोला गया 61 में महाअभियोग लगेगा। क्या होता है महाभियोग? समझना एक एक बात यहां पर समझते, छोटी सी चीज है, बहुत आसान। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है। संविधान का उल्लंघन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिया सर आपने, तो आप पे लगेगा संविधान का उल्लंघन। लेकिन वॉयलेशन क्या है इस बात को नहीं बताया गया, परिभाषित नहीं किया गया। लिख लो, इस बात को नोट कर लो एकदम, बिल्कुल यूपीएससी में आने लायक सवाल है ये। आ रही है बात इतनी समझ में आपको? चलो, अगर आपको ये समझ आया, अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं किया है तो एक्सप्लेन कौन करेगा? तो बताते चलें, कोई भी बात जो एक्सप्लेन नहीं की गई है उसको एक्सप्लेन करेगा कौन? हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन, कहां पर? संसद के किसी भी सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में प्रारंभ किए जा सकते हैं। इन आरोपों पर सदन के 1/4 लोग, 1/4, याद रखना। मान लो कि लोकसभा, अभी बताएंगे, आगे पूरा बताएंगे, लोकसभा से स्टार्ट हुआ। जैसे ही लोकसभा से स्टार्ट हुआ, वहां पर सबसे पहले उसके हाउस के जितने भी मेंबर होंगे उसके 1/4 लोग साइन करके, आरोप पत्र बना करके, हस्ताक्षर करने के बाद किसको सौंपेंगे? उस लोकसभा स्पीकर को सौंपेंगे। ठीक है, लोकसभा स्पीकर को सदन के या राज्यसभा में। और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि जो आरोप लगे हैं उस पर वो अपनी क्लेरिफिकेशन दे, या क्लेरिफिकेशन दिलवाए किसी से। ठीक है, या अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे। अगर मान लो जो भी क्लेरिफिकेशन दिया गया उस पर सहमत है, नहीं है, आगे कार्रवाई चलाई गई, तो उस सदन को 2/3 यानी कि 2/3 मेजॉरिटी से, 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करना होगा। अगर वह सदन जिस पे स्टार्ट हुआ है उस सदन से अगर पास कर देते तो दूसरे सदन में जाएगा जो इन आरोपों की जांच करेगा, करवाएगा। ठीक है, और वहां पर भी अगर महाभियोग जो है, दूसरे सदन में भी महाभियोग अगर 2/3 से पास कर दिया जाता है, मतलब जिस भी सदन से स्टार्ट हो रहा है अगले सदन में जाकर के फिर से 2/3 से पास कर दिया, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा, राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। महाभियोग आपको यहां पर अब समझाई जाएगी बात, ध्यान से समझना। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? यही बात है। तो देखो, दोनों द्वारा, संसद के किसी भी सदन का मतलब है, किसी भी सदन का जो मतलब है वो यही है कि आप इस बात को समझ लें। आ रही है इतनी बात समझ में? अब ध्यान से समझना महाभियोग कैसे लगता है। मान लो कि लोकसभा का मामला है। किसका मामला है? लोकसभा के जितने लोग होंगे 1/4 लोग साइन कर करके एक आरोप पत्र देंगे। किसके पास जाएगा? स्पीकर के पास जाएगा। स्पीकर 14 दिन पहले, 14 डेज के लिए प्रेसिडेंट को भेजेगा। किसको भेजेगा? प्रेसिडेंट को भेजेगा। 14 दिन पहले, कार्रवाई करने से पहले की बात है, 14 दिन पहले भेजा जाएगा। 14 दिन पहले प्रेसिडेंट उस पर अपना जवाब देगा। उस ड्यूरेशन में अपना सदन को बताएगा कि कारण क्या था। हम लोकसभा से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लोकसभा मान लो ये प्रपोजल आगे बढ़ाती है तो वो मेजॉरिटी लेगी 2/3 की। कुल जो प्रेजेंट लोग हैं उनका बहुमत करेगी। वोट देने वाले लोग जितने प्रेजेंट हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी के साथ बिल पास करेगी। हम मान लेते हैं बिल हो गया पास, यहां पर 2/3 मेजॉरिटी मिल गई। आगे ये बिल जाएगा अदर, दूसरे हाउस में। दूसरा हाउस कौन सा है? हमने मान लिया राज्यसभा है। राज्यसभा क्या करेगी? उस पर सबसे पहले एक जांच समिति बनाएगी। क्या बनाएगी? एक जांच समिति बनाएगी। जैसे ही राज्यसभा एक जांच समिति बनाएगी, मेरी बात समझना, राज्यसभा क्या बनाएगी? राज्यसभा बनाएगी जांच समिति। मान लो जांच समिति ने जो भी उस पर रिजल्ट दिया उस पर डिस्कस करते हुए राज्यसभा भी वोटिंग करवाती है और 2/3 मत से पास कर देती है बिल को। ये राइट का मतलब यही है कि पास कर देती है बिल को, तो राष्ट्रपति को घर जाना होगा। आपको समझ आया? लोकसभा से हमने
पहले 1/4 लोग साइन करेंगे आरोप पत्र, स्पीकर को देंगे, स्पीकर 14 दिन के लिए प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उस पर बात करेगा और फिर 2/3 मेजोरिटी से उसे पास किया जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसको कैंसिल भी कर सकती है। मान लो नहीं पास किया राज्यसभा ने उस सेशन में तो बिल गिर जाएगा, लेकिन हम मान रहे हैं कि बिल पास हो जाएगा। अब इसी बात को अगर आप उलट समझो कि अगर राज्यसभा स्टार्ट करे तो राज्यसभा भी क्या करेगी, पहले इसके 1/4 लोग, क्योंकि दोनों सदन से हो सकता है, ये इसका आंसर है, राज्यसभा के 1/4 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे? 1/4 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, साइन करेंगे, साइन करके वहां के चेयरमैन को देंगे, जो भी चेयरमैन स्पीकर होगा उसको देंगे। चेयरमैन 14 दिन के लिए, जो 14 डेज का टाइम होगा, उसके लिए प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अपना जवाब दाखिल करेगा। मान के चलते हैं राज्यसभा सेटिस्फाई नहीं होती है, राज्यसभा सेटिस्फाई नहीं होती है, वो 2/3 मेजोरिटी के साथ वो क्या करेगी, वो 2/3 मेजोरिटी के साथ, वो 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको पास करेगी। 2/3 मेजोरिटी के साथ क्या करेगी, पास करेगी। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया। अब ये मामला जाएगा कहां, लोकसभा में। मान लो लोकसभा को क्या करना है, लोकसभा को बनानी है एक जांच समिति, सबसे पहले बनेगी एक जांच समिति। फिर लोकसभा क्या करेगी, मान लो लोकसभा ने जांच समिति की रिपोर्ट ली और 2/3 से बिल पास कर दिया, तो राष्ट्रपति को फिर जाना होगा, महाभियोग हो जाएगा इस कंडीशन में पूरा। तो पूछा जाता है महाभियोग में कौन शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदस्य। ठीक है, आगे है समझो। अब है पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। हमने राष्ट्रपति को अपॉइंट किया, उम्मीदवार लेकर के आए, उसका चुनाव करवाया, चुनाव प्रोसेस समझा, हमने उसका त्यागपत्र दिलवाया, त्यागपत्र दिलवाने के बाद उसे दूसरे तरीके यानी कि महाभियोग से हटा दिया। अब महाभियोग से हटा दिया तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी भी तरह से राज अंतराल ना आने पाए, राज अंतराल ना आने पाए, यानी कि राष्ट्रपति की पोस्ट किसी भी हाल में खाली ना हो। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, अचानक से कोई बात हो जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट को बनाया गया है। वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, राष्ट्रपति के बदले काम करेगा भाई। जैसा कि कैसे हुआ था, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं रहे, वीवी गिरी ने काम किया, और जब वीवी गिरी नहीं रहे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बनाया गया। इसलिए हमारे यहां राज अंतराल नहीं होना चाहिए। हमने मान लिया कि हमने पोस्ट खाली करवा दी, तो क्या, तो बोला कि भैया अगर पोस्ट खाली हो जाए तो 6 महीने के अंदर फटाफट तैयारी करो और नए चुनाव की तैयारी करो, ताकि राष्ट्रपति पुनः अपनी सीट पे आ जाएं। हमारे भारत के राष्ट्रपति इतने पावरफुल हैं, उनकी पोस्ट इतनी ज्यादा भारत के लिए जरूरी है ऑन पेपर्स कि उसको फटाफट 6 महीने के अंदर भरा जाता है और फिर से चुनाव का वही प्रोसेस, वही उम्मीदवार की शर्तें, वही सारी कंडीशन लागू होती हैं। तो इस सेशन में लगा दी हमने पूरी जान, ताकि आपको समझ आ जाए प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति और उसके चुनाव से संबंधित सारे सवालों को यहां पर पूरा किया गया है। कोई भी क्वेश्चन इसमें छूटेगा नहीं, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आ रही है इतनी बात समझ में? अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे सैटरडे के टेस्ट में भी पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, जो उत्तराखंड एग्जाम्स के लिए एक प्रॉपर प्रैक्टिस सेट है और वो बिल्कुल फ्री है। वीडियो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।